वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? पी पी, एन एम, टी सी, एन एल, टी एस, ए डी, डी आर, वाई ए, एस एच। हाय 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 ऑल ऑफ यू। सो आज सरप्राइजिंगली मैं आपके सामने प्रकट हो गया। हाँ। और बेसिकली आज हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और सॉलिड स्टेट, यानी कि प्राइमरीली गैशियस स्टेट और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट जो आप मेनली पढ़ते हैं, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास एक लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो क्या क्या करने वाले हैं आज हम केमिस्ट्री में? स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, ये दोनों कवर करने वाले हैं। हाय आकांक्षा, हाय प्रांशु, हाय धीरज, हाय यश। मेरे बारे में, मैं विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, अब तक सबको याद हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके लिए, बाकियों को तो सबको पता है क्या क्या है। पहली बात, क्लास टाइम पे आएंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, अगर कोई मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के आएंगे, प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आएंगे, पोलाइट रहेंगे अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, यानी कि मेरे साथ थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट रहेंगे, स्पैम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अनसिविलाइज्ड या अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। माई डाउट सेक्शन आपको दिख रहा होगा चैट के पास में ही, वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ये स्लाइड याद हो गई होगी, हाँ पीपी, ऐसा मुझे भी याद हो गई है, तो आप माई डाउट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अरे थैंक यू, ऐसे आई मिस्ड यू गाइस टू। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो क्रोम या फायरफॉक्स पे देख सकते हैं, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो एंड्रॉयड के मोबाइल पे वर्जन 6 या उसके ऊपर होना चाहिए, और आपके पास जो इंटरनेट है वो 5 Mbps से ऊपर होना चाहिए। हेलो खुशी, वेलकम। ये 12th और ड्रॉपर्स बैच के लिए है आइडियली। इसको दो टीचर पढ़ाएंगे, विपुल यानी कि मैं और आशुतोष गौतम सर। आशुतोष गौतम सर पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक और मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक। 24 लेक्चर्स में हमारा टारगेट है कि जेई मेंस के लिए जितना भी आएगा हम आपको पूरा रिवाइज करा सकें। ठीक है, तो ठीक है। हाय सुशांत, हाय। ठीक है, चलिए अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये सब आज कवर करने वाले हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको प्राइमरीली दिख रहा होगा, मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ गैशियस स्टेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले, राइट। क्वेश्चंस के अंदर मैं लिक्विड स्टेट के भी एक दो क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, और सॉलिड स्टेट के अंदर बेसिकली पूरा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसका एक रिवीजन कराऊंगा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अरे ऐसे मत बोलो यार, मेरी तो आवाज़ बहुत ही खतरनाक तरीके से आनी चाहिए। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? क्या है यार, सबको नहीं आ रही है कि सिर्फ एआर को नहीं आ रही है? रिफ्रेश कर यार, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश कर। मैं तो एकदम एकदम बहुत ही भयानक तरीके से बोल रहा हूँ यार, तेज। स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया अभी तक यार, अभी तो करेंगे शुरू। बिफोर टाइम, यार लाइफ के अंदर मैंने एक बात सीखी है यार, बिफोर टाइम होना हमेशा बेटर है दोस्त। मेरी वॉइस लो आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए यार। मैं तो एकदम आवाज़ तेज बोल रहा हूँ यार, अभी भी लो आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता यार। मेरे को सब लोग बोलते हैं आप बहुत तेज बोलते हो। एक मिनट रुको यार, ये लो आ गया है मतलब मेरे हिसाब से कुछ तो लफड़ा है भाई। अभी थोड़ा बेटर हुआ क्या? थोड़ा बेटर हुआ? इज इट बेटर नाउ गाइस? आ रही है? ठीक है। अरे अच्छा, हाँ एक बात, ये वॉल्यूम तेज कर लो अपने सिस्टम का। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, बचपन में हम पढ़ा करते थे यार। बचपन में क्या पढ़ा करते थे? स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम पढ़ा करते थे कि क्या होता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। सबसे ज़्यादा तो फर्क होता है वो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में, फिर गैस के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ शेप की, तो यहाँ पे एक डेफिनेट शेप होता है, यहाँ पे शेप डेफिनेट नहीं होता है, इनडेफिनेट होता है, और यहाँ पे भी इनडेफिनेट होता है, कोई डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। बट अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होता है। ये तो सब ने बचपन में पढ़ लिया था यार। बाकी जो चीज़ें उस पर अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, राइट।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी अपन जो काम की चीज़ें वो पढ़े, ये 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको मैं माइक्रो कोर्स में पूरा डिटेल में समझा दूंगा, अभी इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अपन, ठीक है? क्योंकि मेरे को जो रेलेवेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो करवानी है। गुड इवनिंग जीएस, गुड इवनिंग एनएम। चलो, सबसे पहले बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसका सिंपल फंडा क्या है कि सपोज मेरा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे सी लेवल पे खड़ा है, ठीक है? तो जो मेरा ये फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी नॉट, और मैं यहाँ पे स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, ये मैं कूद रहा हूँ, दिख रहा है तुमको? मैं जस्ट कूदने ही वाला हूँ यार अभी, ये मैं कूदने वाला हूँ, ये सुपरमैन दिख रहा है, ये मैं ही हूँ, ठीक है? हाय एन, हाय। मैं कूद रहा हूँ, मेरी हाइट यहाँ पे एटमॉस्फेयर से h डिस्टेंस पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो मेरे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, मान लेते हैं कि वो p है। तो सवाल ये होता है कि बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि अगर आप हाइट वेरी करेंगे, और हाइट काफ़ी सिग्निफिकेंटली वेरी करेंगे, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस एम जी एच बाय आर टी, जहाँ पे m क्या होगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू एम एयर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी तो, राइट? यानी कि मैंने कर चुका हूँ स्काई डाइविंग यार, मत पूछ अब एक्सपीरियंस क्या था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर मैं सपोज प्लॉट करता हूँ प्रेशर वर्सेस हाइट, तो जैसे जैसे हाइट जैसे जैसे आपके पास बढ़ रही है, प्रेशर एक्सपोनेंशियली कम होता है, राइट? सो प्रेशर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस, ठीक है? तो मेरा नेट ही स्लो हो गया। अरे पीआर क्या बोल रहा है यार, ये तो तूने लांछन लगा दिया यार पीआर। मेरा एकदम बढ़िया तगड़ा नेट है यार, मैंने टेस्ट किया है यार पीआर, ठीक है? ठीक है, तेरा रिफ्रेश कर ले पीआर, ठीक है? तो प्रेशर एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता है, ये क्लियर आ गई बात समझ में? यानी कि जो अगर मैं स्काई डाइविंग कर रहा हूँ उतनी हाइट पे हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज होगा, और वो बहुत एकदम रैपिडली गैप। ये कहाँ फील करते हो आप? फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हो तो फ्लाइट के अंदर एकदम से आपको कान बंद हो जाते हैं आपके, है ना? आपने देखा होगा कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप एकदम हाइट पे जाते हो तो प्रेशर एडजस्ट करने के लिए कान के पर्दे बंद होते हैं, तो प्रेशर एकदम से ड्रॉप होता है, ठीक है? तो ये क्लियर है, आगे बढ़ें। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। हाँ केपी, फ्लाइट में, ठीक है? आगे बढ़े। गैस लॉस, अरे यार ये तो यार हमको बचपन में ही आ गया था, फटाक से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले बोयल्स लॉ क्या होता है? बोयल्स लॉ होता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कब कॉन्स्टेंट? अगर मोल्स और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, सिंपल है। फिर क्या होता है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कब होगा ये? अगर आपके पास मोल्स और प्रेशर कॉन्स्टेंट है। फिर क्या होता है आपके पास? गे ल्यूसैक्स लॉ। गे ल्यूसैक्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपके पास वॉल्यूम और मोल्स कॉन्स्टेंट है। फिर एक होता है एवोगैड्रोज लॉ। क्या होता है एवोगैड्रोज लॉ? जल्दी से बता दो। एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है? हाँ जी, एवोगैड्रोज लॉ क्या होता है? हिली एरियाज में बंद, कहीं पे भी हाइट पे बंद हो जाएंगे ना यार। v बाय एन कॉन्स्टेंट, हाँ तो यानी कि v बाय एन कॉन्स्टेंट अगर प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स। एक होता है अपन के पास कंबाइंड गैस लॉ। कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है कि पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर मोल्स कॉन्स्टेंट है तो। अब यार ये ऑनेस्टली बताओ, क्या ये सब याद करने की आवश्यकता है क्या? ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है हमें। ए बी, और मेरी राइटिंग तो यार, मैं बचपन से मेरी टीचर मुझे मारती थी बहुत यार एच ए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ साफ लिखने की, है ना? थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, ठीक है? अब यार इस उम्र में राइटिंग सुधारना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी, ठीक है? तो हम सब ये यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम कहते हैं यार आइडियल गैस इक्वेशन है, सब आ जाएगा इसमें से। आप बस इसको ध्यान रखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन आपके पास मोल्स है, आर आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू की 0.0821 लीटर एटमोसफियर पर मोल पर केल्विन
या अगर मैं यूज़ करता हूँ जूल्स में तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या कैलोरीज में यूज़ करूँगा तो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें तो टाइम भी वेस्ट नहीं करना है अपन को। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यार मैंने एक किताब ही लिख दी है, जिनको मेरी राइटिंग से प्रॉब्लम है ना, मैंने एक किताब ही लिख दी है यार, उसमें मेरी बहुत सुंदर राइटिंग है क्योंकि वो टाइप हुई हुई है। ठीक है, बाकी यार तुम अभी मेरे को साक्षात्कार ले रहे हो ना मेरा, यार अभी मेरा मुझसे ज्ञान लो जैसे किसी ने कहा है ना। इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है, जहां से जो मिलता है अच्छी चीज वो ले लेते हैं। ठीक है, चलो, मैं टाइप करके नहीं लाता हूँ यार, मुझे मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में यार, मुझे लगता है फिर तुम सब सो जाते हो। अरे वाइली की है ना यार मेरी किताब यार। देख ये गुब्बारा है, किसी ने हॉट एयर बलून किया है क्या कभी ट्राई? हॉट एयर बलून ट्राई किया है किसी ने? ये फिजिक्स का सवाल है, पेलोड क्या होता है। तो पेलोड क्या होता है, एक्स्ट्रा वेट विच अ बलून कैन कैरी। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं कि इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, और यहां पे गैस फिल हुई है, वो रो गैस है, यहां पे ये रो एयर है, तो अगर मैं कहता हूं बायोन्सी के हिसाब से उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, जल्दी से बताओ कौन सी लगेगी बायोन्सी के हिसाब से? रो ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड इंटू वी इंटू जी, हाँ या ना? नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा रो गैस इंटू वी इंटू जी, प्लस अगर मैं कहता हूं कि ये इसका बलून का मास है एम बलून, तो एक नीचे की तरफ फोर्स और क्या लगेगी, एम इंटू जी, हाँ या ना? और पेलोड क्या है कि ये कितना एक्स्ट्रा वेट कैरी कर सकता है। मान लो इसमें मैं भी बैठ के जा रहा हूं तो मेरा वेट भी नीचे की तरफ ही लगेगा, बट मैं एक्स्ट्रा हूं, अगर मैं एक्स्ट्रा हूं तो मेरा वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो ये रहा पेलोड। अब ये फोर्स को बैलेंस कर सकते हो क्या आप? इस फोर्स को बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, पेलोड प्लस रो गैस इंटू वी जी प्लस एम बलून इंटू जी इज इक्वल टू रो एयर इंटू वी इंटू जी, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है सबको? अरे जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो, ये आ गया? अरे आई एम सेइंग केवी, if I take this balloon, this is the buoyancy force, this is basically mass of gas into g, this is mass of balloon into g, and the extra weight which it will carry, let's say I am sitting in this balloon, so my weight will also act downwards. So now if I balance all these forces, v is the volume, v is volume, so can I say that payload is rho air minus rho gas into v into g माइनस एम बलून इंटू जी? अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया, ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि मास ऑफ बलून आपके पास, मास ऑफ बलून नेग्लेजिबल है, सो इफ मास ऑफ बलून इज नेग्लेजिबल देन इफ बलून इज massless, in that case what will be the payload? In that case payload will be equal to rho air minus rho gas into v into g। यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर है? यार माइक की साउंड तो सही आ रही है यार, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने अभी वॉल्यूम भी तेज कर दिया यार, ऐसे मत बोलो यार, अब तो बिल्कुल तेज आनी चाहिए। अभी भी ऑडिबल नहीं है यार, ये होना नहीं चाहिए आइडियली यार। अभी आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी? आ रही होगी यार, आप कुछ गड़बड़ है तुम्हारे एंड पे। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काफी सिंपल है, हीलियम लाइट गैस है, डेंसिटी कम होती है ऐसे, इसलिए, और कुछ नहीं। सपोज ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 गैसेस हैं, ए बी और सी। तो अगर मैं कहता हूं कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस इज पी टोटल, सो पी टोटल क्या होता है आपके पास, दैट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, एंड दीज आर नोन एज पार्शियल प्रेशर, सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। नाउ दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए
this partial pressure of A is basically is what it is equal to mole fraction of A into P total. सबको आता है ये? तो अगर मैं कहता हूं summation partial pressure of let's say all the gases I goes from 1 to n, तो that will be equal to P total. Yes or no? ये तो बहुत सिंपल है यार, ठीक है, इसमें कोई टाइम स्पेंड नहीं करना है अपन को, ठीक है. चलो, ग्राम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन. एफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है? तो एफ्यूजन क्या होता है कि सपोज एक कंटेनर है और इसमें एक पिन होल कर दिया है आपने, तो यहाँ से गैस एस्केप हो रही है. उस गैस का प्रेशर अगर P है, राइट, तो एक गैस एस्केप हो रही है, तो एस्केपिंग ऑफ गैस through a pinhole when there exists a pressure difference, right? तो ये हो गया आपके पास एफ्यूजन. डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होगा? क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैस? ये दो गैसेस मैं मिक्स कर रहा हूं आपस में, ठीक है. तो बेसिकली मिक्सिंग ऑफ गैस, यहां पे पिन होल है. पिन होल मतलब एक छोटा सा होल है, ठीक है. सो कैन आई से दैट मिक्सिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल when there is a pressure difference? Yes or no? तो ये हो गया डिफ्यूजन. एक बात बताओ, ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है? जल्दी से बताओ, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं. अभी बताऊं कैसे? मान लो कि जो ये डब्बा है ना, इस डब्बे का वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दो, इस डब्बे का वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दो, तो क्या होगा? यही केस आ जाएगा, हाँ या ना? इस डब्बे का वॉल्यूम अगर इनफाइनाइट कर दो तो ये वाला केस आ जाएगा. येस और नो? दूसरे डब्बे का वॉल्यूम अगर इन्फिनिटी कर दोगे तो यही वाला केस आ जाएगा. तो एफ्यूजन और डिफ्यूजन एक ही चीज है, इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं है उसमें. कितने क्वेश्चन आते हैं एएम, इससे इंपॉर्टेंट ये है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, तो छोड़ सकता है तू, सारे चैप्टर छोड़ दे. और उल्टे तरीके से सोच, तो ये सोच कि ये क्वेश्चन तो श्योर है करना ही है ना. तो स्टेट ऑफ मैटर से एक आएगा, सॉलिड स्टेट से भी एक आएगा. दो सवाल हैं तेरे, दो सवाल के अंदर रैंक आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की, इतना फर्क होता है. दो सवाल में तो खैर जेई में होगा या नहीं होगा ये भी डिसाइड हो जाएगा. तो ऐसे मत सोचो यार, ठीक है. चलो आगे बढ़े. तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि भाई चाहे आप एफ्यूजन लो या आप डिफ्यूजन लो, ठीक है, आपके पास जो है रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन है, ये रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. एंड दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस. यानी कि अगर मैं फिर से बताऊं, यहां पे जो ये गैस है, अगर इसका प्रेशर तुम बढ़ा दोगे तो गैस जल्दी से बाहर जाएगी, हाँ या ना? यस और नो? सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम कर दोगे, अगर मॉलिक्यूलर वेट कम कर दोगे यार, हल्की चीजें ज्यादा तेज बाहर भागेगी, राइट. तो रेट कब ज्यादा फास्ट होगी? अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट कम है, यानी कि अगर कोई हल्की चीज है तो वो तेज बाहर निकलेगी. और अगर आप धक्का ज्यादा मार रहे हो, यानी कि यू आर पुटिंग मोर प्रेशर, देन ऑल्सो इट विल एस्केप एट अ हायर स्पीड. येस और नो? राइट. तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तो जो लोग बोल रहे हैं कि स्पीड बढ़ाओ, अभी पता लग जाएगा स्पीड क्यों स्लो हो रही है, ठीक है. थोड़ा सा ध्यान रखो यार चीजें, है ना. चलो ये एक सवाल का जवाब दो. ये क्लास डल लग रही ना, जल्दी से इसका जवाब दे दो. चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना, क्या एक कुछ भी पूछ रहे हैं, इतना आसान सवाल है ना. चलो ये करके बताओ फिर. ये गैस है, इसका प्रेशर P है, यहाँ पे एक गैस है, उसका मॉलिक्यूलर वेट M है, ठीक है. इनिशियली प्रेशर ऑफ गैस inside the container is equal to P naught. Find
प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम t इक्वल टू टी। चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या उत्तर आएगा इसका? एक गैस है, इसमें एफ्यूजन हो रहा है, यहां पे पिन होल है, दिस इज अ पिन होल, ठीक है। तो ये बताओ, चलो इतना बता दो कि प्रेशर कैसे होगा। पी नॉट प्लस पी, अच्छा ठीक है, पी इंटू वी, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो लोग थे जो अभी सवाल कह रहे थे, यार ये इसका आंसर बताओ ना, कि इतना लल्लू सवाल पूछा है मैंने यार। सेम, ओ अच्छा ओके, सही है भाई। रेट तो मैंने पूछी ही नहीं है, मैंने तो प्रेशर पूछा है मेरे भाई। एसके सवाल तो पढ़ ले बुद्धिमान। हाय 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 हेलो बाद में कर लेना, इसका उत्तर दे दो भाई मुझे, है ना। अरे प्रेशर विल डिक्रीज, बट कैसे? लीनियरली कम होगा कि 2 घंटे में कम हो जाएगा? पी नॉट बाय रूट एम, अच्छा करें। अब जो कह रहे थे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे जो रेट है, ये रेट क्या है, किस रेट से मोल्स कम हो रहे हैं? सो माइनस डी एन बाई डी टी, एंड दिस इज प्रपोर्शनल टू जो अंदर का प्रेशर है अपॉन रूट एम। अच्छा, पी वी इक्वल टू एन आर टी से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि मोल्स प्रपोर्शनल टू प्रेशर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट माइनस डी पी बाई डी टी। इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिखता हूँ माइनस डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू प्रपोर्शनलिटी साइन हटा के के इंटू पी बाय रूट एम, लीनियरली। डी एस ने सही लिखा है। सो डी पी बाय पी का इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन रूट एम, इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल करोगे तो आएगा एल एन पी बाय पी नॉट, क्योंकि मैं टी इक्वल टू जीरो पे प्रेशर पी नॉट और टी पे पी मान रहा हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये माइनस के टी बाय रूट एम। तो आपके पास क्या आएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस के टी बाय रूट एम। यानी कि अंदर का प्रेशर ड्यूरिंग एफ्यूजन एक्सपोनेंशियली ड्रॉप होता है। तो DS ने बिल्कुल सही लिखा है, गुड जॉब। ठीक है, ये प्रेशर P है, ये टाइम T है। पी नॉट माइनस एम नहीं होगा दोस्त, HM ये होगा ये। इस पे जेई में सवाल आ चुका है एक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात सुन लो मेरी बात, अभी ये समय नहीं है कि आप जज करो कि सही क्या है गलत क्या है। अभी समय यह है कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ढंग से सीख लो। इसमें से एक भी सवाल आ गया तो फायदा हो जाएगा ना आपका। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है, तो जेई मेंस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, अरे वीपी एक काम कर, तू पिक्चर देखना यार, बाकी बच्चे जो पढ़ने हैं उनको पढ़ाई करने दे यार। ठीक है चलो, अरे मैं किसी को हटाता नहीं हूँ यार। पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें मेंस में सवाल आया था। पॉस्टुलेट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन शेप size. Second, all collisions are elastic. Right? आगे बताओ भाई, आगे बताओ, आगे बताओ। What is the next? AB, tell me the next postulate of kinetic theory. Okay, this is a revision class, bro. Yes, they travel in straight line between collisions. Straight line motion of particles between collisions, follow Brownian motion, then very good, volume of each molecule is negligible compared to total volume, then no force of attraction between two particles, no force of interaction between two gas particles, then नेग्लिजिबल मास तो लिख ही दिया मैंने यार, वो मास नेग्लिजिबल नहीं होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, एक और क्या होता है, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल
इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। ये किया है, कोलिजन और इलास्टिक तो लिख दिया ना दोस्त, ये रहा। तो ये सब अपन ने अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको आना चाहिए। इसमें से आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार मैं तो नहीं बताऊंगा। एनसीईआरटी में दे दिया तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, इससे नेट इक्वेशन क्या आती है? इससे नेट इक्वेशन आती है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। यह आता है, यस और नो? यहां पे m क्या होता है? मास ऑफ ईच पार्टिकल। n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका डेरिवेशन आपने फिजिक्स में भी किया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि इफ n इज इक्वल टू Na, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, हाँ या ना? तो अगर 1 मोल ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे तो m इंटू Na क्या हो जाएगा? m विच इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, हाँ या ना? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अच्छा, ये पीवी आर टी हो जाएगा क्योंकि 1 मोल है, बिकॉज 1 मोल। तो क्या मैं इससे कह सकता हूं देयर फोर वी आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी √3 RT/m, हाँ या ना? एक सेकेंड में, यस और नो? हाँ भाई, ये आ गया सबको समझ में? चलो चलो चलो, मास ऑफ ईच पार्टिकल है, हाँ जी हाँ जी, हाँ एन। एक होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टैटिस्टिकली। ये होता है बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस डी यू, और ये पूरा इसका मसाला है, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए अपन स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 2 ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो बुद्धिमान लोग हैं इसका आंसर दे देंगे मुझे, है ना, क्योंकि मैं तो बहुत ही आसान आसान से सवाल पूछ रहा हूँ ना अभी। चलो, सबको ये पता है कि ये ग्राफ जो है ये दिखता कैसा है। सो dn/du वर्सेस u अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ये चित्र ऐसा दिखता है। अच्छा, 1/n dn/du मैं करता हूँ तो ये चित्र ऐसा दिखता है, ठीक है। ये मसाला याद नहीं करना है, अरे पीयू चिल्ले, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है दोनों ग्राफ्स का, यानी कि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है। सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है? चलो बताओ। हाँ, बेल कर्व है यार, जिंदगी बेल कर्व है, तेरे को पता है क्या आरएस? ये तेरी जेई की परीक्षा भी ऐसे ही होने वाली है। देख, ये जेई का कट ऑफ है, ये बच्चे हैं जो एग्जाम दे, नंबर ऑफ किड्स, ये है तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। ये मैंने कट ऑफ लगा लिया तो इतने बच्चे क्लियर हो गए, बाकी सब फेल हो गए। सीबीएसई का कैसे होते हैं? ये मैंने कट ऑफ लगा लिया, इतने बच्चे फेल, बाकी सारे पास, ठीक है। तो ये जीवन का सत्य है मैक्सवेल साहब का। हाँ बताओ भाई, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? तो एरिया अंडर द कर्व, सपोज मैं कहता हूं कि ये स्पीड u है और ये स्पीड है u प्लस डी यू, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? इस रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? dn/du इज द y पॉइंट, और इसका रेक्टेंगल का x क्या हो गया? ये du हो गया, इसका इंटीग्रल, दिस इज एरिया अंडर कर्व। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल dn क्या हो जाएगा? n। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाँ या ना? हाँ जी। और इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? ये रेक्टेंगल, ये सपोज स्पीड u है, ये स्पीड u प्लस डी यू है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 1/n dn/du, तो हो गया y, ये हो गया dux, इसका एरिया इंटीग्रल, तो ये आ गया एरिया अंडर द कर्व। चलो बताओ क्या होगा? ये तो कैंसिल हो गया।
अच्छा n तो कांस्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इंटीग्रल dn क्या बन जाएगा, वो भी n बन जाएगा। तो क्या आ गया इसका एरिया अंडर द कर्व, यूनिटी। अरे log n नहीं, n वेरी थोड़ी कर रहा है, टोटल पार्टिकल्स कांस्टेंट है दोस्त, ln n नहीं आएगा। अरे भाई ईश्वर एक डब्बे के अंदर पार्टिकल्स तो कांस्टेंट है ना मेरे भाई, कितने हैं। तो बेसिकली ये आपके पास दोनों एरिया जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं इस ग्राफ को खींचता हूं तो अगर मैं इसको पतला कर रहा हूं तो इसका पीक भी कम हो जाएगा। इसीलिए आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होता है, द पीक शिफ्ट टूवर्ड्स राइट एंड ग्राफ बिकम्स फ्लैटर। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये चित्र जो है ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड तेज है, पहले वो इतने थे अब वो ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड स्लो थी वो कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड ज़्यादा थी वो ज़्यादा हो गए। तो ये किया है आप लोगों ने यार, ये सब आप लोगों ने किया है, ठीक है। चलिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z क्या होता है, तो z होता है आपके पास v रियल अपॉन v आइडियल। अब जो v रियल है और v आइडियल है वो बराबर हो गए तो आइडियल गैस हो गई। अगर मैं कहता हूं कि ये 1 से बड़ा आ गया, यानी कि v रियल है वो v आइडियल से बड़ा आ गया, यानी कि कौन सी फोर्सेस डोमिनेट कर रही है, रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस जब डोमिनेट करती है, जब आपके पास वॉन्डरवॉल कांस्टेंट b डोमिनेट करता है। अगर मैं कहता हूं कि ये 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब क्या है कि v रियल v आइडियल से छोटा आएगा, यानी कि आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस कब डोमिनेट करती है अपन आगे देखेंगे, जब a डोमिनेट करता है। यहां तक क्लियर है। z को आप v रियल की वैल्यू डालोगे तो वो क्या आ जाएगा, p n r t बाई पी। सो इफेक्टिवली ये आ जाएगा आपके पास n r t सॉरी p v बाय एन आर टी, जहां पे ये जो v है ये आपको जो भी वॉल्यूम दिया हुआ है वो रियल ही होता है यार। आप उसकी वैल्यू डाल के देखोगे, सपोज मैंने आपको प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, मोल्स दिए, टेम्परेचर दिया, आप कैलकुलेट कर लोगे पीवी बाय एनआरटी। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ गई या 1 से बड़ी आ गई तो आप क्या कह सकते हो कि गैस जो है वो एक रियल गैस है, वो आइडियल गैस नहीं है। सिंपल है ये बात। अरे कुछ तो बोलो। हाँ जी, बोल सकते हैं ना ये तो। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे एक चीज और बतानी है, बट वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। रियल गैस पे आते हैं तो हमने कहा कि रियल गैसेस में क्या होता है कि जो प्रेशर है उसमें एक करेक्शन फैक्टर आता है पी डैश, वॉल्यूम के अंदर एक करेक्शन फैक्टर आता है वी डैश, और वो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन में आप डाल देते हो। ये करेक्शन फैक्टर आता है आपके पास ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये करेक्शन फैक्टर आता है आपके पास एन इंटू बी, और ये जो बी होता है ये होता है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, राइट। अब ये सब की जो डिटेल्स हैं अगर आपको वो पढ़नी है तो स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने एक माइक्रो कोर्स किया है, उसमें मैं सब बताऊंगा कि आता कैसे। एज ऑफ नाउ आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ना है, माइक्रो कोर्स में आप कर लेना, क्योंकि अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यार इस पर डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है। एडवांस में फिर भी आ सकता है, तब मैं करवा भी दूंगा ये, ठीक है। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन आ गई। ये आपके पास होती है वॉन्डरवॉल इक्वेशन। अब इस वॉन्डरवॉल इक्वेशन के अंदर अपन जब यूज करते हैं तो अपन को एक बात ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट ए रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। बी रिप्रेजेंट करता है रिपल्सिव फोर्सेस। टिपिकली ए बी से बड़ा होता है वैल्यू में। ए होता है वॉन्डरवॉल कांस्टेंट यार। जो पूछ रहा ए क्या होता है केपी, दोस्त तू गलत जगह पे है दोस्त मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये 12th और ड्रॉपर्स बैच का है, तो 11th में ही पढ़ा देते हैं यार, ठीक है। तू माइक्रो कोर्स अटेंड कर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की मैं बात क्या बताने वाला था, ध्यान से देखिए। सपोज मैं ये एक चित्र बनाता हूं, यहां पे दिस वैल्यू इज z इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास ऐसा ग्राफ आता है, ये हाइड्रोजन हीलियम के लिए ऐसा आता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ, इसके 4 पार्ट करता हूँ, ये सपोज पार्ट ए है,
ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है और ये पार्ट डी है, और यहाँ पे ये प्रेशर पी के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ केस ए, एट वेरी वेरी लो प्रेशर। एट वेरी वेरी लो प्रेशर क्या होता है, आपके पास ए और बी दोनों नेग्लेक्ट होते हैं। तो आपके पास इक्वेशन अगर 1 मोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, P इंटू वी इज इक्वल टू आर टी। तो मैं इसको VM लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 मोल के लिए लिख रहा हूँ, राइट। तो PVM इज इक्वल टू आर टी, तो Z इज इक्वल टू PVM बाय आर टी। तो Z की वैल्यू 1, देखिए 1 आ भी रही है, मैं यहाँ पे ब्लू से दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ये 1। केस बी अगर मैं बताता हूँ तो केस बी के अंदर क्या होगा, एट लो प्रेशर। नाउ एट लो प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो आप, लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। किसको, बी को। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, नेग्लेक्ट बी। नेग्लेक्ट करोगे बी तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू आर टी। तो आपके पास क्या आएगा, P इंटू वी एम प्लस ए बाय वी एम इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, पी वी एम बाय आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय वी एम आर टी। तो ये वैल्यू z है, तो z की वैल्यू आप देखोगे तो 1 से छोटी आ जाएगी। आ भी रही है 1 से छोटी, चेक करो, z 1 से छोटा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू z इज इक्वल टू 1 है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, C और D केसेस में, C के अंदर क्या होगा, आप नेग्लेक्ट करोगे, C इज बेसिकली एट वेरी हाई प्रेशर। सो एट हाई प्रेशर आप नेग्लेक्ट करोगे A को, तो आपके पास इक्वेशन आएगी P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। देयरफॉर पी वी एम बाय आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाय आर टी, और आई कैन से ये वैल्यू आएगी z की, और z की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी। तो आप यहाँ चेक कर भी सकते हो z की वैल्यू 1 से बड़ी है। सिमिलरली हाइड्रोजन हीलियम में साइज बहुत छोटी होती है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, आप हमेशा a नेग्लेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम होगा। D के अंदर भी यही अप्रोक्सीमेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखो यार ऐसे प्लीज़, अब आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना है तो माइक्रो कोर्स में आओ। मेरे पास यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है जिनका जेई मेंस है यार 4 हफ्तों में। प्लीज़ यहाँ पे स्पैम मत करो यार, मेरी रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से, ठीक है। तुम्हारा भी कभी जेई आएगा ना यार मेंस, तो तब तुम्हें समझ में आएगा टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है 11th वाले बच्चों से, डोंट वेस्ट टाइम यार, फॉर स्पेशली किड्स हु आर गिविंग जेई दिस ईयर। Okay, thank you. I appreciate all of you understanding this. NP, तेरा नाम नो प्रॉब्लम है बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार तू, ऐसा मत कर यार, ठीक है। चल, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस अगर रियल होती तो आप उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं लिक्विफाई करने की बात कर रहा हूँ सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास ये पीवी ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अगर एक लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर चेंज में बहुत कम वॉल्यूम चेंज होता है। अगर ये गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, बहुत छोटे से प्रेशर चेंज में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये कहता हूँ मैं A से लेकर B, ये B से लेकर C, ये C से लेकर D, A से लेकर B तक ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पे प्योरली वेपर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, गैस लिक्विफाई हो चुकी है, तो इस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो रही है। लेकिन क्या गैस हमेशा लिक्विफाई होती रहेगी, ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे अगर मैं इस टेम्परेचर पे देखता हूँ तो गैस लिक्विफाई हो रही है, हाँ ये लिक्विड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये वेपर है। यहाँ पे गैस लिक्विफाई हो रही है, हाँ ये लिक्विड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये वेपर है। एक ये पॉइंट है E, ये पॉइंट E दिख रहा है, ये पॉइंट E, ये पॉइंट E। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये लिक्विड और वेपर जो है वो एक पॉइंट पे मिल गए, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास सिर्फ एक गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ये पॉइंट E है, ये आपके पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर बिलो विच a gas can be liquefied। तो T लेस देन TC होना चाहिए अगर गैस लिक्विफाई हो रहा है, तो इक्वल टू पे भी लिक्विफाई नहीं होता है। सिमिलरली प्रेशर
to be applied to liquefy a gas if T is less than TC। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री से कम पे गैस अपने आप लिक्विफाई नहीं हो जाएगी, कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा, और वो प्रेशर जो चाहिए आपको उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। तो कंडीशन ऑफ लिक्विफैक्शन क्या होती है कि P ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी लिक्विफाई हो जाता है, इक्वल टू पे भी प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा वो यार, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं V इज इक्वल टू VC, सो बेसिकली दिस इज वॉल्यूम एट P इज इक्वल टू PC एंड T इज इक्वल टू TC। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है TC क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A/27 BR, PC इज A/27B², A और B कॉन्स्टेंट से सारे, वही वॉन्डरवॉल वाले, एंड VC इज इक्वल टू 3B। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों मेंस के लिए, इसमें सवाल पूछ सकता है कोई आपसे, ठीक है। सिमिलरली आपसे कोई पूछ सकता है कि बॉइल्ड टेम्परेचर क्या होता है, पढ़ा है क्या बॉइल्ड टेम्परेचर? तो बॉइल्ड टेम्परेचर क्या होता है? TB, टेम्परेचर at which gas behaves ये क्या हो गया भाई, मेरा पेन बिहेव नहीं कर रहा है, गैस बिहेव्स आइडियली, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे आइडियलिटी मेंटेन होगी, बिल्कुल सही, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये बॉइल्ड टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट क्या आता है आपके पास, A/BR के बराबर। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। क्रिटिकल पैरामीटर्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, TC, PC और VC, राइट। इन्वर्जन टेम्परेचर, चल वो थर्मोडायनामिक्स के बाद बताऊंगा, उसकी वैल्यू होती है तेरे पास 2A/BR, कूलिंग इफेक्ट होता है एक, है ना। तो ऐसे याद रखा करो, CBI TC लेस देन TB लेस देन TI, CBI, इसको याद रखो ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट हम एक डिफाइन करते हैं P रिड्यूस, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस प्रेशर। सो रिड्यूस प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं हम, P/PC। रिड्यूस्ड वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हैं अपन, V/VC। और एक होता है रिड्यूस टेम्परेचर TR, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, T/TC, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं इक्वेशन 1 मोल के लिए, तो क्या आएगी, P + A/V² इंटू V - B इज इक्वल टू R इंटू T, राइट। अब आप क्या करोगे, P की वैल्यू डालोगे, तो P की वैल्यू क्या आएगी, PR इंटू PC प्लस A VR इंटू VC², यहाँ आ जाएगा VR इंटू VC - B, और यहाँ आ जाएगा R इंटू TR इंटू TC। इसको आप सॉल्व करोगे, PR की वैल्यू क्या है, PR ही रहने दो, यहाँ पे आएगा A/27B² प्लस A इंटू VR² इंटू 3B² इंटू ये आ जाएगा VR इंटू 3B माइनस B इज इक्वल टू R इंटू TR इंटू 8A/27BR। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जितने भी ये कांस्टेंट हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 27, ये 27 और ये 27 कैंसिल, ये R इस R से कैंसिल, ये A और ये A कैंसिल, ये B 2 हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे कैंसिल, एक यहाँ पे कैंसिल, और आपके पास सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी, आपके पास बचेगी ये PR प्लस 3/VR² इंटू 3VR - 1 इज इक्वल टू 8TR। तो इसके अंदर कोई भी A/B/R कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट, तो इसको इक्वेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट भी बोलते हैं, रिड्यूस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स हैं, यहां तक क्लियर है। एक है ये वीरियल इक्वेशन, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट, सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, थर्ड वीरियल कोफिशिएंट ये निकालो। तो क्या करते थे अपन
पहले अपन लिखते थे p प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये करते थे। फिर हम लिखते थे कि p इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर, राइट, ये करते थे। अब आपको सब जगह पे पी वी एम बाय आर टी क्रिएट करना है, तो इसको दोनों तरफ वी एम बाय आर टी से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो z की वैल्यू क्या आती थी आपके पास, वी एम अपॉन वी एम माइनस बी माइनस ए बाय वी एम इंटू आर टी, ये आ जाता था। अब मैं इसको लिखता था 1/1 माइनस बी बाय वी एम माइनस ए बाय वी एम आर टी। ये किया है सब लोगों ने, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, सब रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा, b क्या है, बहुत छोटा होता है कंपेयर टू वी एम विच इज टोटल वॉल्यूम, तो क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, पी वी एम बाय आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाय वी एम की पावर -1 माइनस ए बाय वी एम आर टी। अगर मैं इसको x कहता हूँ सच दैट x इज मच मच लेस देन 1, सो 1 माइनस एक्स की पावर -1 का क्या होता है आपके पास एक्सप्रेशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये चलता रहेगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और माइनस ए बाई वी एम आर टी, जब इसको आप सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, इसको और इसको, जब कंपेयर करोगे तो a कांस्टेंट है तो a की वैल्यू 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई वी एम, तो 1 बाई वी एम का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई आर टी, c इज बेसिकली b स्क्वायर, d इज b क्यूब, ये चलता रहेगा इस टाइप से। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक, ये बायनोमियल अब सबको आता है यार, काफ़ी सिंपल है ये। चलो क्वेश्चंस करें, स्टार्ट करें क्वेश्चंस, हाँ चलो, ये एक होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर निकाल के लाना, ठीक है, अगली क्लास में पूछूंगा मैं, एकदम सिंपल सवाल है, दुनिया का सबसे सिंपल सवाल, ठीक है। अभी लोगों को लगेगा कितना लल्लू सवाल है, कितने बलून्स पूछे हैं, ये कोई सवाल होता है क्या, हम इतने बुद्धिमान हैं, हाँ मुझे पता है बहुत बुद्धिमान हो, ये सवाल करके बस उसका उत्तर बताना मुझे, ठीक है, अगली क्लास में। ये क्वेश्चन करके बताओ फटाक से, ऑब्जेक्टिव है, 1 मिनट है, समय शुरू होता है अब, आंसर दीजिए। सी आ गया भाई, चलो, बीएस का आंसर आ गया सी, केपी का आ गया सी, अच्छी बात है। सी, एमएस का भी सी, सवाल पढ़ो ही मत। ए का आंसर ए, ट्रिपल ए हो गया यार ये तो। लास्ट 30 सेकेंड्स, फास्ट फास्ट फास्ट। बी, डी, ओके, वाई ए का आंसर है डी, यूटी का आंसर है ए, ओके, ये एलवी जो ए और बी और सी और डी कह रहा है ना दोस्त, तेरे साथ भी ऐसा ही होएगा लाइफ में, डिसाइड तो कर ले कर क्या रहा है। ए इज द राइट आंसर। अरे भाई अभी सब सॉरी बोलेंगे। 700 mm टोटल प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना है, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना है, 700 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 650 mm, तो ये हो गया आपके पास प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है, 1/5, देयरफॉर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, 1/5 इंटू पी टोटल विच इज ऑफ गैस। क्या हो गया यार इसमें, जिनका ए नहीं है सॉरी लिखो यार, ये गिफ्ट था, गिफ्ट, सॉरी लिखो जिन्होंने ए नहीं निकाला है जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल करके बताओ यार। चलो ये भी एक होमवर्क है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि होमवर्क वाले सवाल जो मैं देता हूं ध्यान से सुनना, सारे होमवर्क वाले सवाल जो हैं उन होमवर्क वाले सवालों पर थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। कुछ कारण होगा कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि तुम गलत आंसर निकाल के लाओगे उसमें, ठीक है। डी आंसर ही लिख दिया इसने सही है यार, जे भी। चलो फिर तो आगे सब सॉल्व ही मत करो, ऐसे ही लिख दो। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, अभी जस्ट बताया था मैंने, अरे अब तो बता दो, ये मोर देन 1 करेक्ट है, अभी जस्ट बताया था मैंने।
हाँ जी, ए और डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अभी बताया तो था, है ना। ए और डी बिल्कुल सही है ना, पक्का। अरे भाई, सी और डी आंसर है, पढ़ो ही मत सवाल, ये डी एन बाई एन लिखा हुआ है, ये डी एन बाई डी यू लिखा हुआ है, फर्क समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जिन्होंने ए डी लिखा है ना, जान पूछ के ये सवाल दिया था मैंने, सब लोग देख के गलत आंसर लिखेंगे। ऐसे तूने सोच लिया भाई, आंसर सी और डी है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो ध्यान रखो क्या होती है, सॉरी लिखो सब लोग, जल्दबाजी, बस जल्दबाजी, जल्दबाजी भाई, सॉरी लिख दो जल्दी से, हाँ। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक ऑप्शन ई दे रहा हूं, फिर ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई है डेटा इनसफिशियंट, ये ऑप्शन ई मैं अपने मन से दे रहा हूं, अगली क्लास में इसको करके लाना, ठीक है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इंग्लिश ए बी। हम्म, सब ई लिख के आ गए ना, वेरी गुड यार, वेरी गुड, ई आंसर है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक हिंट और दूं, दिस सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेई, अब भी तुम ई लेके आ रहे हो ना, चलो अच्छी बात है। एक और हिंट दूं, ज्यादातर तुम जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोगे उसमें इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो चीटिंग मत करना, क्योंकि जहां से तुम चीटिंग करोगे ना बेटा, वो किताबें जो है ना वो हम सब पढ़ के फेंक चुके हैं, ठीक है। तो अब करना, इसका सही उत्तर निकालना है, ठीक है। बोनस नहीं है, उन्होंने का आंसर गलत दिया ना, हमारे पास सही आंसर है ना, बोनस किस बात का। चलो, ओ भाई साहब, ये है चॉकलेट क्वेश्चन। चॉकलेट क्वेश्चन क्या होता है कि जिन्होंने अगली क्लास में मेरे को करके दिखा दिया ये चॉकलेट क्वेश्चन, उनको चॉकलेट मिलेगी, और अपने पैसों से चॉकलेट खरीद लेना, ठीक है। यार हम जब पढ़ते थे, हमारे सर हमको देते थे वो, उस टाइम वो आती थी यार, आजकल तो शायद मिलती नहीं है यार, एक किस्मी बार आती थी, एक 2 रुपए की आती थी भाई, वो हमारे गणित के टीचर देते थे हमको। अब क्या होता था यार, मतलब सवाल नहीं करना, एक ही मोटिवेशन है कि भाई वो किस्मी बार जिसने लिखी ना, उस नोबेल पुरस्कार मिल गया उसको। अब मैं दे तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद और आशीर्वाद वाली चॉकलेट आपके साथ है, ठीक है। आती है क्या अभी भी यार, मेरे को बहुत सही लगती है यार, वो पार्ले जी की आती है। तो ये देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मैं इसलिए देता हूं, आप 100 क्वेश्चन मत करो अभी, आप 15 क्वेश्चन ऐसे करो, जैसे मैंने आज की डीपीपी में 21 सवाल दिए हैं, 21, आप है ना 21 सवाल वो ढंग से कर लो, और ये मेरा होमवर्क है ये कर लो, आप सॉर्टेड हो, आपको फील आ जाएगी कि यार हाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि अब मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। चलो ये तो ऑब्जेक्टिव है यार, ये खटैक से होना चाहिए। चलो इसका आंसर दो भाई, बॉयल टेम्परेचर बताइए क्या होगा, जल्दी से। डीपीपी मिलेगी ना, क्लास खत्म हो जाएगी तब बीबी। हाँ जी, ए आंसर है, 0 केल्विन, वेरी गुड ए एस, वेरी गुड ए के। अरे वीडियो ऑडियो लैग तो ठीक है, इसका आंसर तो दे दे। ए आंसर है ए एस का, एजे का भी ए है। अरे बी एस, मैं गुरु हूं, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, उल्टा थोड़ी होता है, तुम पेटीएम कर दो मुझे, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम रैंक लेकर आ जाओ बस, इतना बहुत है मेरे लिए, वही गुरु दक्षिणा है, ठीक है। फिर मैं एल्यूमनाय बन जाऊंगा, फिर तुम मुझसे ट्रीट ले लेना, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे आ जाओ, फिर एल्यूमनाय नाते मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगा, ठीक है। हाँ भाई, 7th का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। अरे क्या पेटीएम यार, छोटी ट्रीट में थोड़ी मानूंगा जीएम, तेरा जेई में सिलेक्शन हो जाएगा फिर बड़ी ट्रीट लूंगा तुझसे मैं, ठीक है। चल, ए। अरे भाई बस वही ना, ध्यान नहीं देते हो सवाल पे। बी,
z इज इक्वल टू 1 होना चाहिए एट बॉइल्ड टेम्परेचर, क्योंकि गैस आइडियली बिहेव करेगी। तो यानी कि ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, तभी 1 होगा। सो 0.3 माइनस 6/RT इज इक्वल टू 0। सो टी बॉयल क्या हो जाएगा बताओ? 0.3 6/0.3 इंटू आर, नहीं अपॉन आर हो जाएगा। ये आ गया, तो इसका आंसर आएगा सी। अरे बिल्कुल सही BS, गुड जॉब। तो यार ये तो सिंपल सवाल था, आगे बढ़े। चलो ये एक लिक्विड स्टेट का सवाल है, अभी थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेते हैं। हाँ चलो इसका उत्तर दो। लिक्विड के लिए इनमें से कौन सी चीजें सही है? सरफेस टेंशन का सवाल है ये, बताओ यार। बी, अरे मोर देन 1 करेक्ट है। हाँ जी, ए और सी, बी और डी, बी और सी, ए और डी। ए और डी, सॉरी भी लिख दिया साथ में, मतलब क्या मानूं मैं? सॉरी मानूं या एडी मानूं? एडी मान लो चलो। ए और डी सही जवाब है। सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टेम्परेचर। तो क्या होगा? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये फिजिक्स का सवाल पूछ लिया, हो गया लिक्विड स्टेट। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं तो कर लेना आंसर उसका, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं होता सरफेस एरिया के सरफेस टेंशन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम दो टाइप के सॉलिड्स हैं जो बेसिकली देखते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं? जो सच्ची में सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस क्या है? जो नकली के सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि यार नकली के सॉलिड का मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं एक सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड करता हूं, तो वो लिक्विड है ना, वो अपनी स्टेट के अंदर वैसा का वैसा रह जाता है और आपको ऐसा आभास देता है, इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट इट इज अ सॉलिड, राइट। जबकि अगर आप ईमानदारी से स्लोली कूल करोगे अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, देन यू विल गेट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ व्हाट आर दीज कंडीशंस? अलग अलग कंडीशन के अंदर आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, और अलग अलग स्ट्रक्चर जो होंगे, ग्लास तो यहां पे होगा ना अमॉर्फस में, अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें बनती है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो सकता है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब basically if I change the temperature, something can change from BCC to FCC. So basically BCC is body centered cubic, FCC is face centered cubic. Glass actually is liquid, yes, 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 yes. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, इसीलिए इसमें लॉन्ग रेंज और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? सपोज मैं कहता हूँ कि ये डॉट है, फिर ये डॉट है, फिर ये डॉट है, फिर ये डॉट है। एक मेरी ड्राइंग का क्या करूँ यार, मैं डॉट भी सही से नहीं बन रहा है। ऐसे 10 करोड़ डॉट्स हैं। सो इफ देर आर 10 करोड़ डॉट्स, व्हाट आई विल डू इज आई विल ओनली स्टडी दिस डॉट, और मैं कह दूंगा कि बाकी सब इसके जैसा ही होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है लंबे टाइम तक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सपोज ये लाइन है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे स्टार आ गया, फिर डॉट आ गया। तो बेसिकली क्या है? थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइन फॉलो होती है, फिर स्टार आ जाता है। सो बेसिकली दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, so this is short range order and this is long range order. So what we actually want to study is only crystalline solids, क्योंकि मैं crystalline solid में किसी भी एक छोटे से पार्ट को स्टडी करता हूँ जिसको यूनिट सेल बोलते हैं, मैं उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करके बोल देता हूँ कि पूरा सॉलिड ऐसा होगा। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये लिक्विड है, ये लिक्विड की लाइन दिख रही है सबको, ये लिक्विड की लाइन, ये सॉलिड है। अब ये लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे है, तो यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक फिक्स वैल्यू आ रही है इसकी टी डैश, राइट। तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा इसमें। जबकि इसमें देखोगे तो क्या, ये लिक्विड से सॉलिड जो है, ये इक्विलिब्रियम आप देखोगे तो ये हर टेम्परेचर पे है। यहाँ पे इस टेम्परेचर पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। तो ये सारे जो है ना, ये सारे मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आता है, ओके।
उसके अलावा एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है, क्रिस्टलाइन चीजें एन आइसोट्रोपिक होती है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? सपोज ये क्रिस्टल है, अगर मैं इस डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करता हूं और इस डायरेक्शन में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करता हूं, और अगर उसकी वैल्यू सेम नहीं आती है तो इट इज एन आइसोट्रोपिक। नाउ क्रिस्टलाइन आर एन आइसोट्रोपिक मीन्स दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आती है तो इट इज आइसोट्रोपिक। नाउ एमॉर्फस आर आइसोट्रोपिक, क्यों? बिकॉज यहां पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आ रहा है समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या सबको? ओके। कौन नॉन आइसोट्रोपिक है? क्रिस्टलाइन ना। क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक है, यानी कि उसमें प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। एमॉर्फस आइसोट्रोपिक है और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज सेम होगी क्योंकि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक है, नॉन कुछ नहीं होता, एन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ chemical classification of solids, there are molecular solids, there are ionic solids, there are metallic solids, there are covalent solids. Obviously it will vary according to the constituent which are given to you. ये मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से यहाँ पे दे दिया है आपको, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर लिख रहा हूँ रेफर, क्योंकि एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि ये सब लोग भूल जाते हैं इसको पढ़ना, तो इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस, चलो ये देखते हैं यार, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस क्या होता है। सपोज ये एक बहुत बड़ा आइस क्यूब है, ये एक बहुत बड़ा आइस क्यूब है। ठीक है, अब इस आइस क्यूब को मान लो मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, 8 पार्ट्स में आई कैन डिवाइड इट। सो बेसिकली दिस इज अ बिगर आइस क्यूब, दिस इज अ बिगर आइस क्यूब which can be divided into 8 smaller ice cubes. ठीक है, तो अगर मैं स्मॉलर आई क्यूब्स में डिवाइड करता हूं इसको, सपोज मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये छोटा सा आई क्यूब यहां बना दिया मैंने, आइस क्यूब। ठीक है, तो ये जो छोटा सा आइस क्यूब है, ये आपके पास होता है यूनिट सेल। इस यूनिट सेल को, ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बना रहा हूं मैं, राइट। तो अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल में एक्सपैंड करता हूं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और मान लो जेड डायरेक्शन में, तो ये जनरेट हो जाएगा। सो इफ द यूनिट सेल इज रिपीटेड across all the directions and a distance equal to a, which is the edge length, you will generate the space lattice. आया क्या समझ में सबको? सिंपल है। नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स माइक्रो कोर्स में है, एसएम, उसमें अटेंड कर ले तू, अभी जरूरत नहीं है वो मैं तेरे को पूरी ड्राइंग करके बता दूंगा, बहुत सिंपल है वो। कितने डिस्टेंस पे नियरेस्ट, देखो उसमें हम करेंगे नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट 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 नियरेस्ट, फिर 5 बार नेक्स्ट नियरेस्ट। ठीक है, उसमें अटेंड कर तू मेरे साथ। ठीक है, चल। क्यूबिक यूनिट सेल क्या क्या होता है सबको पता है यार, ये क्या क्या होता है जल्दी से बता दो। एक होता है बीसीसी, सबसे सिंपल तो होता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक, फिर होता है बीसीसी, फिर होता है एफसीसी। इसमें क्या होता है, अगर मैं ये यूनिट सेल बनाता हूं तो इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ। सब कॉर्नर्स पे होंगे सिर्फ।
अगर इसका रेडियस मैं r कहता हूँ, इसकी एज लेंथ a बोलता हूँ, तो आप कह सकते हो 2r बराबर a होगा इसमें, राइट। z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 8 कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 तो 1, राइट। अच्छा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला था अपन ने, नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम a क्यूब। कितना आती है इसकी वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन की, जल्दी से बताओ, 0.52, हाँ या ना? वेरी गुड यार, ऐसे गुड जॉब। बीसीसी में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा, ये सारे कॉर्नर्स तो होंगे ही होंगे, और एक कहाँ पे होगा आपके पास, बॉडी सेंटर पे। तो आपके पास क्या होगा, 4r इज इक्वल टू √3 है, क्योंकि बॉडी डायगनल पे टच कर रहा होगा। z की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ, z की वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 2। पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा इसमें, 2 एटम्स हैं इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.68, अरे 0.76 नहीं, हाँ आर एस ने सही दिया है। फिर एफ सी सी में क्या होगा, जल्दी से बताओ, सारे फेस सेंटर पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे। मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सारे कॉर्नर्स पे, सारे फेस सेंटर्स पे सॉरी। तो यहाँ पे z कितना आएगा, यहाँ पे एक तो आएगा 4r इज इक्वल टू √2a, z आएगा आपके पास 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेसेस हैं इंटू हाफ बराबर 3 प्लस 1 4। पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा 0.76 या 0.74, 0.76 या 0.74, जल्दी बताओ भाई। 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब, 0.74, ये तो याद होना चाहिए अभी तक यार, 74 होता है, 76 नहीं। आगे बढ़े, क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ही आपने एक चीज़ और देखी कि बेसिकली सबसे एफिशिएंट पैकिंग किस में होती है, एफसीसी इज मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। कभी कभी आपसे पूछेंगे वॉइड फ्रैक्शन बताइए, तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होगा, एम्प्टी स्पेस कितनी है। तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, ये सिंपल है। कितनी स्पेस भरी हुई है इस पैकिंग फ्रैक्शन, कितनी स्पेस खाली है इस पैकिंग फ्रैक्शन, क्लियर। या 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन वैसे भी लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, अगर एक यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी क्या होती है, तो मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स इंटू मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम क्या होगा, m/Na, राइट, अपॉन a क्यूब। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, ये एनसीईआरटी का पता नहीं इतना फेवरेट सवाल है ना, पता नहीं क्यों, सबको आता है ये एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं ना उनको तो ये तो मतलब याद ही होना चाहिए, उसमें से हर साल बोर्ड में एक सवाल आता ही आता है इससे। तो मेंस के अंदर भी आ ही सकता है यार, डेंसिटी निकालो। तो जेड आपको पता है सबका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट पता होता है, एन एवोगैड्रो नंबर है, ए आपको पता है, राइट। आगे बढ़े, हाँ अब ये देखो क्लोज पैकिंग। अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनो। मेरे पास एक रूम है, उस रूम के सिर्फ फ्लोर पे मुझे टेनिस बॉल को बिछाना है। ये सब मैंने ड्राइंग करी है यार, अच्छी है ना, जबरदस्त है ना ठीक है। तो ये मेरा एक दोस्त है राम, ये राम ने अरेंजमेंट किया है, और ये मेरा एक दोस्त है श्याम, ये श्याम ने अरेंजमेंट किया है, ठीक है। तो राम ने देखो क्या किया है, एक के नीचे एक जैसा लेयर रिपीट कर दिया, ये लेयर ए, ये लेयर है, दिख रहा है ए बी। I am saying that we have used the combination of the same layer. So basically if I call this as layer A, this is also layer A. It is exactly a replica of this layer. If I join all these centers, basically I make a square. So basically this is a square arrangement in which each atom is basically surrounded by 4 other atoms. So the coordination number is 4. ठीक है। अब एक सवाल बताओ
कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ सपोज स्क्वायर का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, वॉल्यूम एरिया होगा 4r², बिकॉज दिस इज r, this is also r, so 2r². And basically if I say there is one atom, because 1 2 3 4 will make one ball, so basically one atom, and basically the area will be r², because it is going to be one circle only. So the packing fraction is 78.5%. अब मैं दूसरे केस में क्या करता हूं, आई एम शिफ्टिंग दिस, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. आई एम शिफ्टिंग दिस टू दिस प्लेस, I am shifting this to this place. So if I shift, basically this atom will now become this atom. Yes or no? तो बीच की जगह आपने खाली छोड़ दी. देखो यहाँ पे कितनी सारी खाली जगह है, देखो दिख रही है, ये कितनी सारी खाली जगह है. यहाँ पे खाली जगह कितनी है, इतनी सी है, कम हो गई है. तो शाम ने ऐसा किया, शाम समझदार है भाई, बिल्कुल सही. तो अगर मैं इन सबको ज्वाइन करता हूँ तो ये हेक्सागन बनता है. तो दिस इज हेक्सागनल अरेंजमेंट. अगर मैं कहता हूँ उसमें कितनी बॉल्स है, तो 1 2 3 इज 1 बॉल, 1 2 3 इज अनदर बॉल, 2 balls, एंड दिस इज 3 balls. सो बेसिकली 3 एरिया इज r². एंड बेसिकली व्हाट इज हेक्सागन का एरिया, क्या होता है, हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं, बेसिकली दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज 2r. So area of this triangle is √3/4 into 2r², and basically there are 6 such triangles. So this is area of hexagon. Yes or no? So can I say that this is 90.6? ये याद नहीं करना है. Can I say that this is more efficient? Yes or no? ये समझ में आ गया. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर यही अरेंजमेंट के ऊपर मैं एक पिंक कलर से दूसरी बॉल दिखा रहा हूँ, हाँ, ये पिंक कलर से मैं बॉल बना देता हूँ, तो ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा, हाँ या ना. तो एक्चुअली जो आप 3 डायमेंशनल में पैकिंग करते हो, उसमें आप क्या करते हो, 2 डायमेंशनल के ऊपर ही बॉल रखते हो. दिख रहा है, ये 2 डायमेंशनल है, इसके ऊपर ये बॉल रख दी है. तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, ठीक है. इसके पहले कि मैं ये बताऊं, मैं पहले यहाँ पे आ रहा हूँ वॉइड्स को देखने के लिए, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, फिर ये टेट्राहेड्रल है, फिर ये ऑक्टाहेड्रल है, फिर ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल. अब ध्यान से मेरी बात सुनना. टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 balls, I put the 4th ball here, basically such that if I put something between them, let's say this is something between them, this white ball will touch all these 4 balls, and if I join the centers of all the yellow balls, I will get a tetrahedron. So basically this is a tetrahedral void, so there has to be a ball on top of this. So basically ball number 1, ball number 2, ball number 3, and this ball number 4 will make a tetrahedral. Yes or no? Okay, this is a tetrahedral void, make a tetrahedral. 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 Simple enough. Void is empty space. Now, how to find octahedral void? Simple thing. Triangle, and on top of it, ulta triangle. ट्राइंगल, उसके ऊपर उल्टा ट्राइंगल, ये याद रहेगा. तो ये ट्राइंगल है और उसके ऊपर उल्टा ट्राइंगल. उल्टा ट्राइंगल मतलब, तो बेसिकली इनके बीच में जो जगह होगी, लेट्स से वो एक वाइट बॉल है, मैं इनको पास में टच करूंगा सपोज, तो दिस बेसिकली ब्लू थिंग विल टच ऑल दी 6 balls. सो दिस इज octahedral void. So let's say if I call this is octahedral, let's make the triangle now. Okay, so the triangle of the octahedral void is this. There is going to be one more white ball somewhere here, because this will be tetrahedral void. Now if I join the triangle of these centers of these 3 balls, am I getting triangle के ऊपर triangle, हाँ या ना? See where O is written. There is one triangle of pink color and there is one white triangle. Yes or no? Yes or no?
सो ये समझ में आ गया. नाउ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to number of tetrahedral voids is equal to 2z. Number of octahedral void is equal to z, where z is number of atoms per unit cell. So basically if I see this layer A and layer A is same, कोई फर्क नहीं है. Layer B and layer B is same. If I put A in tetrahedral void of B, I will get A again, because this B is in tetrahedral void of A. So basically this is A, this B is kept in tetrahedral void of A. But if I keep this layer in octahedral void of B, then I will get a new layer. So this is ABC. इसीलिए इस पे देखो ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल बन रहा है. ये ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है. So basically this is octahedral void. आया समझ में? तो ये होता है AB पैकिंग विच इज CCP. ये होता है सॉरी ABC पैकिंग एंड दिस इज AB पैकिंग विच इज HCP. अब एक सवाल है, इसका जो यूनिट सेल आता है वो आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है? 0.74. इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं तो 0.74 आता है. तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ बॉल्स आएगी. बोथ ऑफ देम आर इक्वली एफिशिएंट. आया क्या समझ में बात? आप AB से अरेंज करो या आप ABC से अरेंज करो, यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ बॉल्स इन द रूम इफ यू आर बेसिकली अरेंजिंग. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. दिस इज 1 ball, 2 ball, 3 ball, 4 ball, 5 ball, 6 ball, 1 ball, 2 ball, 3 ball, 4 ball, 5 ball, 6 ball, 1, 2, 3. So if I take one ball here which is kept here and this is another ball which is kept here, this ball is basically touching these three, touching 6 here and touching these 3 below. So basically I can say that the coordination number of each atom is 12. बिल्कुल आएगा एक के, मैं बताने वाला था अभी, वो रीडिंग असाइनमेंट होगा तेरा. ठीक है, अगर इसकी हाइट h है, ठीक है, तो अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन बोलता हूँ 0.74 है, तो 0.74 अगर है, ये आपके पास डिस्टेंस आपके पास 2r बराबर a बोल दीजिए. सो व्हाट विल हैपन इज दिस पैकिंग फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यहाँ पे? z इज इक्वल टू 6. सो दिस विल बी 6 इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब अपॉन एरिया ऑफ द बेस विच इज 6 इंटू √3/4 into a square into h. Now this value of a is equal to 2r. Substitute here, you will get h. तो कभी कोई तुमसे h पूछ सकता है, तो h निकाल लेना क्या आता है. ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? कैसे निकालोगे? 0.74 इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3 इंटू पाई, आर की जगह आर ही रहने दो, नीचे क्या डालोगे यहाँ पे? 6 इंटू √3/4, ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2r स्क्वायर और इंटू h. तो इससे यहाँ से गेट h. ये क्या बोल रहा है आर एस यार? चलो आगे बढ़े. ठीक है, रेडियस रेशियो. अगर मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास सपोज 2 है, तो क्या होता है? r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव की वैल्यू 0.155 से छोटी होनी चाहिए. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो यहाँ पे शेप आपके पास लीनियर होता है, तो ये आपके पास r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव 0.155 से लेकर 0.225 तक होना चाहिए. यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, what will happen? This r radius ratio should lie between 0.225 and 0.414. The shape will be tetrahedral. If coordination number is 6, this radius ratio should lie between 0.414 and 0.732. The shape will be octahedral. And if the coordination number is 8, this number will lie between 0.732 and less than 1 and the shape will be cubic. Okay, ये सब तो किया हुआ है यार, ये प्योर रिवीजन है.
देखो जिनको डिटेल में पढ़ना है अटेंड माइक्रो कोर्सेज, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये डिराइव कैसे होता है वो भी बता दूंगा, अभी नहीं, इस क्लास में नहीं। इसीलिए स्टार्टिंग में लिख दिया था दिस इज ओनली मेंट फॉर, यस ऑब्वियसली पूछेगा ना ऐसे, तभी तो दिया है, ठीक है। आयोनिक क्रिस्टल NaCl, मैं यहां पे लिखता हूं पोजीशन ऑफ कैटायन, मैं यहां पे लिखता हूं पोजीशन ऑफ एनायन, और यहां पे मैं लिखता हूं coordination number of cation is to coordination number of anion. Okay, now if I talk about NaCl, chloride ions occupy FCC sites, so basically there are Z is equal to 4, so basically there are 4 chloride ions. Now I require 4 sodium ions, so all the sodium will occupy octahedral voids, so 4 octahedral voids, या फिर I can write all octahedral voids, so you will have 4 sodium. What is the coordination number? Since it is octahedral void, each sodium is surrounded by 6. Now, since the ratio of atom is 1:1, this coordination number will also be 6:6. So basically, if ratio of atoms is x:y, then coordination number, so for example, if there is pxqy, then the coordination number is y:x. Inverse होता है, मतलब p y q से घिरा हुआ है और q x p से घिरा हुआ है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं ZnS, तो क्या होगा, ऑल सल्फाइड विल ऑक्यूपाई FCC, so you will have 4 sulfides. Now here I require 4 Zn2 plus. Now if I require 4 Zn2 plus, I will say alternate tetrahedral void, so basically it will be 4 zinc 2 plus, because tetrahedral voids will be 8. Now if I say tetrahedral void, each zinc will be surrounded by 4 sulfide, the ratio is 1:1, so basically this will be 4:4. Suppose I take Na2O, or let's say I take fluoride structure CaF2, so basically this is at FCC position, so I will have 4 calcium 2 plus, I will require 8 fluoride, so if I require 8 fluoride, I will have all tetrahedral voids, so basically I will have 8 fluorides. Now this is tetrahedral, so basically this is 4. Now if this is 1:2, then this will be 8:4, 2:1, ulta ratio. Antifluoride Na2O, so basically I will say that this is all tetrahedral voids, that is 8 sodium, this is FCC, basically 1 oxide or 4 oxide, so basically this will be 4:8. सिंपल है ये। अगर मैं कहता हूं डायमंड का स्ट्रक्चर, तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डायमंड इज सेम एज ZnS, रिप्लेस ऑल एटम्स बाय कार्बन, ओके। एक होता है हमारे पास स्पाइनल स्ट्रक्चर, तो स्पाइनल क्या होता है, M2 प्लस M3 प्लस ट्वाइस O4. This oxide will occupy all FCC sites. This will occupy 1/8 of tetrahedral voids, and this will occupy half of octahedral voids. There is inverse spinal also, which is of the form M4 plus M2 plus twice O4. This occupy all FCC sites. This occupy 1/8 of tetrahedral void. There are 2 atoms, 1/8 of tetrahedral voids plus 1/4 of octahedral voids. तो ये कोई पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया ऐसे ही, ठीक है। मेनली तो यहाँ पे जो ये है इसको आप ध्यान में रखिए। एक और ले सकते हैं आप सीजियम क्लोराइड, सो इफ यू विल टेक सीजियम क्लोराइड CaCl टाइप स्ट्रक्चर, सो बेसिकली यू विल हैव, क्या होगा, सीजियम एट बॉडी सेंटर एंड यू विल हैव 8 क्लोराइड एट कॉर्नर्स, and radius ratio is 8:8. Cesium chloride structure, cesium halide, okay. Stoichiometric defects, so there are 3 types of stoichiometric defects. मैं एक बार यहाँ पे ड्राइंग करके सिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है,
चलो छोड़ो इसको, मैं और फास्ट तरीके से बताता हूँ. सपोज अब इसको एक पार्टी के तरीके से समझते हैं अपन, ठीक है. तो सबसे पहले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास स्टोइशियोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है. तो ऐसे कंपाउंड ऐसे ही बनेंगे. फ्रैंकल शॉर्ट की बिल्कुल सही. सबसे पहले एक सवाल ये है कि एक पार्किंग लॉट है, आइडियल पार्किंग लॉट ऐसा होना चाहिए. ये बेसिकली लोग जहां पे गाड़ी पार्क करते हैं उनकी जगह है, और ये जो है यहाँ पे प्लस माइनस ये लोगों की गाड़ियां हैं. तो दिस इज आइडियल. इसका मास m है, इसका वॉल्यूम v है. सिंपल है. अब जब मैं पार्किंग लॉट बना रहा था तो यहां पे एक एयर बबल ट्रैप हो गया. तो गाड़ियां अभी भी पार्क हो रही है. ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है. इसका मास अभी भी वही रहेगा बट इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. दिस एयर बबल इज नोन एज वेकेंसी. सो द फर्स्ट थिंग विच वी स्टडिंग इज वेकेंसी डिफेक्ट. तो वेकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है आपके पास, अगर वॉल्यूम बढ़ गया मास उतना ही है तो डेंसिटी कम हो जाएगी. हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल सही. नेक्स्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है. इसका मास m है, इसका वॉल्यूम v है. यहां पे हमेशा एक पेयर या पेयर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग. मतलब दो दोस्त हैं यार, वो साथ में ही आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है. ऐसा होता है ना, स्कूल जाएंगे साथ में ही जाएंगे तो जाएंगे ही नहीं. सपोज ये दोस्त है, अगर ये छुट्टी मारता है तो ये भी छुट्टी मारता है, तो ये क्या हो गया, दो लोगों ने छुट्टी मार दी. तो जहां पे पहले कैटायन होना चाहिए था अब वहां पे नहीं है, तो मास कम हो गया है, वॉल्यूम वही है, तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई. यहां पे कैटायन होना चाहिए था, अब कैटायन नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैटायनिक वेकेंसी. यहां पे एनायन होना चाहिए था, अब नहीं है, तो ये क्या हो गया, एनायनिक वेकेंसी. ये क्लियर है क्या सबको? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं है जीवन में कुछ भी. चलो तीसरा करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट. ये तो हमारे पार्किंग लॉट में सबको दिख जाता है यार. बताऊं क्यों? अभी समझ में आएगा. फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है यार? डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट. तो क्या है, आइडियली क्या होना चाहिए कि सिंपल सी है, यहां पे मैंने कार की पार्किंग बनाई है तो आप यहां कार पार्क करोगे, आप यहां कार पार्क करोगे, आप यहां कार पार्क करोगे, आप यहां कार पार्क करोगे. तो इसका मास m वॉल्यूम v. अब क्या होता है, ये हमारी सबकी बिल्डिंग में होता है, ठीक है. लोग क्या करते हैं, ये कार की पार्किंग है, ये दूसरे की कार की पार्किंग है, ये तीसरे की है, ये चौथे की है. इसने ईमानदारी से पार्क कर दी. एक आदमी है ना सेंट्रल में गाड़ी पार्क करके सोने चला जाएगा, आप निकालते रहो अपनी गाड़ी. ये तो जीवन का सत्य है. फ्रैंकल साहब हमको पता नहीं थे, हमारे जीवन में बहुत पहले से थे. एक आदमी भाई साहब यहां गाड़ी पार्क करके चला गया, तो यहां पे क्या होगा, आपके पास इफेक्टिवली मास तो उतना ही है, वॉल्यूम भी उतना ही है, तो डेंसिटी तो सेम ही रहने वाली है ना. हाँ या ना? तो ये पार्किंग से याद रखना यार, उससे सब याद हो जाता है, ठीक है. अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे कैटायनिक वैकेंसी बन सकती है, हाँ. एनायनिक वैकेंसी बन सकती है, हाँ. कैटायनिक और एनायनिक दोनों बन सकती है, हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्लेस हो सकता है ना, या तो कैटायन अकेला हो सकता है, एनायन अकेला हो सकता है. बट इसमें हमेशा कैटायनिक वैकेंसी बनेगी नहीं, एनायनिक बनेगी नहीं, इसमें कैटायनिक प्लस एनायनिक बनेगी हमेशा, क्योंकि इसमें हमेशा पेयर गायब होता है. यहां तक क्लियर है क्या? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में प्राइमरीली एक होता है आपके पास मेटल एक्सेस. अरे भाई ये तो बहुत ही सरल है यार. ये जीवन में क्या है यार, देखो कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि क्यों बताते हैं, बहुत ही सरल होती हैं ये. हाँ हाँ भाई, इसमें अगर 1 मिनट में समझ में आ गया तो फिर आ गया, नहीं तो तू इसके पढ़ता ही रहेगा भाई. तो ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ठीक है.
अब अगर मैं कहता हूँ कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये, ठीक है, तो मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि एक एनायन गायब हो गया, एनायन गायब हो गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये Na प्लस ऐसा कैसा ही है, ये गायब हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक चार्ज बैलेंस है अभी भी। तो अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एफ सेंटर, इसकी वजह से कलर आता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, पढ़ा होगा सब लोगों ने। ZnO, गर्म करते हैं तो येलो होता है। अगर मैं इसकी जगह मेटल डेफिशिएंसी करता तो मैं सिंपली क्या करता, मैं कहता कि आप 2 सोडियम को रिप्लेस कर दो 1 मैग्नीशियम से, तो क्या होगा, आपके पास 2 सोडियम थे वो हट गए और एक जगह पे मैग्नीशियम आ गया। ये एक सोडियम था, ये दूसरा सोडियम था, अब यहाँ पे एक Mg2+ आ गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। उसके अलावा एक होता है इंटरस्टिशियस डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है, खाली जगह। आप क्या करो, सपोज ये कैटायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, इसके बीच में एक इम्प्यूरिटी डाल दो तो ये भी हो जाएगा। जैसे टंगस्टन के अंदर अपन कार्बन की इम्प्यूरिटी डालते हैं, या स्टील के अंदर अपन कार्बन की इम्प्यूरिटी डालते थे, ये सब करते थे, तो ये सब आता है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, ये तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर बना के कर लेंगे। हाँ ये करके बताओ यार। For NaCl, if we take Cl minus at, ये NaCl बना रहा हूं मैं, आंसर बताओ इसका भाई बाकी लोग। मैं सारे क्लोरीन को बताता हूँ, सारे क्लोरीन FCC पे होते हैं, तो ये सारे क्लोरीन मैं इस पिंक से दिखा रहा हूँ, ये सारे क्लोरीन है, ठीक है। CB, अच्छा सही है यार, लोग आंसर भी निकाल रहे हैं। ये सारे क्लोरीन है, ये सारे फेस सेंटर पे। अच्छा सोडियम कहाँ पे आएंगे, सोडियम आएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं H सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। तो ये हो गया एक सोडियम, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11 and this is the 12th one, ये 12th one and this is at the body center. So if I ask you the nearest neighbor, so for example I will just highlight now, I am taking this as the first atom. So सबसे नियरेस्ट क्या होगा इसके, सबसे नियरेस्ट को मैं मार्क करता हूँ रेड से या 1 दिखाता हूँ, तो ये आपके पास नियरेस्ट है, ये सोडियम। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट होगा ये वाला क्लोरीन, और नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, थर्ड नियरेस्ट क्या होगा, ये वाला H सेंटर पे ऑन द सेम फेस। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से ये डिस्टेंस निकालना, दिस इज √5a/2। आया समझ में। तो ये भाई ऐसा है कि पता लगा लिया तो फिर तो कर ही लोगे, तो थोड़ा सोच समझ के करो ऐसे सवालों को, ठीक है। चलो एक सवाल और करके बताओ। अरे भाई चलो ये तो ऐसे ही मजाक में हो जाएगा, 30 सेकंड का सवाल है ये। अच्छा थर्ड मैंने सोडियम ले लिया क्या, ओके सॉरी, एक मिनट, हाँ थर्ड नियरेस्ट पूछा है क्या, एक मिनट इसको वापस सही कर देता हूँ मैं ना। थर्ड नियरेस्ट ये वाला नहीं होगा, थर्ड नियरेस्ट मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, आपके पास ये वाला होगा। ये सबसे नियरेस्ट तो क्लोरीन हो, सोडियम हो गया, नहीं सोडियम ही तो होगा, अरे सही था भाई, ऐसे ही पहला सोडियम, दूसरा क्लोरीन, तीसरा सोडियम ना, सोडियम ही होगा भाई, सही है वो। इसका आंसर बताओ। C,
Na का आंसर है सी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, सी सी सी। सेकेंड वन आई मार्क रेड, यस। बी। अरे देखो, इफ देर इज वन मैग्नीशियम which is replacing two sodium, basically we will get one cationic vacancy, अभी बताया था मैंने। तो अगर मैं कहता हूँ कि 2 Na atoms of magnesium are added, so if there is one atom we get one cationic vacancy, if we add 2 Na atoms क्या होगा? we get 2Na cationic vacancy, सिंपल। अरे यार ये तो अभी बताया था यार। ये होमवर्क है कोरंडम के बारे में, स्पाइनल के बारे में, रूटाइल के बारे में, पेरोव्स्काइट के बारे में, सबके बारे में पढ़ कर आइए, फिर मैं बताऊंगा आपको ये। ठीक है। ये जेई के अंदर एक सवाल आया था, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। करके देखे क्या? ये ड्राइंग करूं मैं थोड़ा सा, बुरा तो नहीं मानोगे? ये जेई में जब सवाल आया था, मेरे सारे छात्र आए थे मेरे पास भाग कर कि सर सर क्या सवाल आया है। दुखी ज्यादा थे क्योंकि हुआ नहीं उनसे। तो ये ऊपर एक ऐसे बना देता हूं मैं, ये ऑक्टाहेड्रन बना रहा हूं पहले, है ना। एक ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो ये नीचे का बना देते हैं एक, ये आ गया ऑक्टाहेड्रल। अरे यार गजब ही बना रहा हूँ आज तो। इतनी ड्राइंग तो मेरे से जीवन में कभी एक्सपेक्ट मत करना, इतनी सुंदर कभी होगी फिर से। हाँ अब ये देखो बना दी मैंने। अभी नीचे वाले पे ध्यान मत दो। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है कि आपने कॉर्नर्स को कट कर दिया है। तो ये कॉर्नर को मैंने कट कर दिया है। सिमिलरली ये कॉर्नर को कट कर दिया है। सिमिलरली ये कॉर्नर को कट कर दिया है। सिमिलरली ये कॉर्नर को कट कर दिया है। ये कॉर्नर को कट कर दिया है। ठीक है। अब मेरी ड्राइंग देखना थोड़ी सी ध्यान से। हाँ, ये कॉर्नर को कट कर दिया है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको कहता हूं, मैं शेड करके दिखा रहा हूँ। कहाँ गया मेरा मार्कर? ये रहा मेरा मार्कर, और मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ। ये दिख रहा है? तो ऐसा ऊपर एक फेस बन जाएगा हेक्सागन टाइप, क्योंकि कट जाएगा। हाँ या ना? मेरा हेक्सागन समझ गए तुम भावनाओं को? वापस से दिखाऊं? ये ऊपर एक हेक्सागन बनेगा, ये समझ में आ गया? मैंने आधा हेक्सागन दिखाया है, आधा समझ गए? ये आधा ऐसा नीचे का नीचे और बनेगा। सो पहले मैं सिर्फ ऊपर वाला फेस देख रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर वाला। तो ये ऐसा बनेगा कुछ, कि कॉर्नर कट रहा है। ऐसे 4 बनेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 और 4। तो 4 हेक्सागन ऊपर बनेंगे और 4 नीचे बनेंगे। 4 और 4 क्या हो गया? 8। आज तो यार समय का पता ही नहीं लगा, 10:34 हो गए। ये मैंने पूरा डेरिवेशन बताया था, ये होमवर्क करके लाइए आप। सिमिलरली ये भी होमवर्क करके लाइए। अगली क्लास में बहुत सारा होमवर्क है। ये जेई का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये बस ये अब आप ट्राई करिए, आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगली क्लास हमारी 1 हफ्ते बाद होगी, काफ़ी समय है। ठीक है, तो मेरी बात समझ लीजिए कि अगली क्लास में थर्मोडायनामिक्स करेंगे। एक बहुत ही भोकाल चैप्टर होता है थर्मोडायनामिक्स, काफ़ी लोगों को डर लगता है इससे। सो व्हाट हैपेंस इज, for chapters like thermodynamics, if you're finishing in one lecture, obviously I have to revise everything. So make sure that you come prepared, so that I will quickly go through it and you will be able to do questions. Also, आज के जो मैंने होमवर्क दिए हैं, प्लस 21 क्वेश्चंस ऑफ डीपीपी, प्लस Amazon Academy ऐप के ऊपर आप प्रैक्टिस तो करोगे ही करोगे, है ना। सो अभी आप, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप इसका पीडीएफ एक तो मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लीजिए। अगले चैप्टर में थर्मो पूरा रिवाइज कर कर आइए। और 3 क्लोजेस्ट डिस्टेंस से देखते हैं ऐसे, है ना।
तो बेसिकली क्लोजेस्ट विल बी द, अगर मैं सपोज क्लोरीन ले रहा हूँ तो क्लोजेस्ट सोडियम होगा उसके साथ, नेक्स्ट होगा क्लोरीन, नेक्स्ट होगा, तो एक बार ड्रॉ करके देख यार, ठीक है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जैसे कि हमारा एक रिचुअल होता है, मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, चलो उस रिचुअल की टाइम आ गया रिचुअल का। हम वादा करते हैं एक दूसरे से, नंबर 1 हम आज की पूरी क्लास के नोट्स ढंग से पढ़ेंगे, नंबर 2 हम आज के जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर होमवर्क में थे उसको पूरा करेंगे, नंबर 3 हम अगली क्लास के अंदर जो पढ़ाने जाने वाला है वो पूरा पढ़ कर आएंगे, नंबर 4 हम इसकी डीपीपी करेंगे, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। वादा करो भाई सब लोग, लिखो प्रॉमिस जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, समय ओके नहीं चाहिए, प्रॉमिस चाहिए मुझे। अरे एनएम ने वादा कर दिया है यार, ये मेरा सच्चा दोस्त है। केटी प्रॉमिस, श्योर नहीं चाहिए मुझे, वादा चाहिए, प्रॉमिस। इंसान जब वादा करता है ना यार, वो खुद की इज्जत रखने के लिए पढ़ाई करेगा। पिंकी प्रॉमिस करते हो उसमें भी ये यार, तुम्हारा जेई भी पिंकी तरीके से होगा, फिर पूरा करेगा ना क्लियर, तू जेई तो तेरे को अच्छा वाला चाहिए ना, तो पिंकी प्रॉमिस क्यों कर रहा है, अच्छा वाला प्रॉमिस कर। सर प्लीज रिपीट ऑल थिंग्स, हाँ ये देख मैंने रिपीट कर दिया, तूने सुना ही नहीं, ध्यान से स्लो पे सुन, सुनाई देगा, मैंने पूरा रिपीट किया अभी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग, आई विल सी यू अगेन, बाय।